नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। गुलों के रंग से खुशबू से है गरज हमको, चमन को जाएं तो कुछ ताजगी की बात करें। ऐसी ही महफिल है शख्सियत की कि जिसके हर रंग में एक ताजगी और जो है मुनफरिद खुशबू से लबरेज। आज मुलाकात ऐसी ही शख्सियत से जो भारतीय संस्कृति की खुशबू से विदेश में रह रहे लोगों का परिचय बेहद खूबसूरती से करवा रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। शख्सियत में आज मुलाकात मीरा मिश्रा कौशिक से। परदेस में रंग देश का, जिसे सवारा, सहेजा और बखूबी प्रस्तुत किया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय कला को दिलाया विश्व पटल पर एक अलग स्थान। मीरा मिश्रा कौशिक। मिश्रा परिवार के घर मीरा का जन्म हुआ। बचपन का कुछ हिस्सा विदेश में बीता। 1967 में हिंदुस्तान आना हुआ और यहाँ बाकायदा संगीत की शिक्षा ली। साथ ही थिएटर से भी जुड़ी और रेडियो टीवी में कार्यक्रम भी दिए। लेकिन 1982 में वापस ब्रिटेन में जा बसी और यहीं से शुरू हुआ भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का सिलसिला। और साथ ही विदेशों में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर लाने का एक अलग जुनून। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से। इसी के साथ विदेशियों का परिचय भारतीय कला से करवाना उनका जुनून रहा। You know, my name is Meera and I'm director of Academy. चैनल 4 और BBC वर्ल्ड सर्विस में फ्रीलांस रिसर्चर और ट्रांसलेटर के रूप में काम किया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो जुड़ी साउथ एशियन डांस एकेडमी के साथ और इस तरह मीरा ने कला के विभिन्न आयामों को बखूबी प्रस्तुत किया। समय समय पर वो वर्कशॉप्स का भी आयोजन करती रही। कमिंग ऑफ एज, सूफी ज़ेन, बेल्स और माया जैसे प्रोजेक्ट्स, ये सभी मीरा मिश्रा कौशिक की संगीत और नृत्य के प्रति उनके समर्पण को बखूबी दर्शाते हैं। मीरा की हमेशा से कुछ नया करने की कोशिश का नतीजा है उनके बेशुमार कार्यक्रम, जो हमेशा एक नई थीम लिए हुए होते हैं। नवोदित, कोरियोगाता, उत्कर्ष उनकी रचनात्मकता में नए आयाम रच जाते हैं। यही नहीं, साउथ एशियन डांस एकेडमी समय समय पर उन कलाकारों को भी याद करती है जो अपने कर्म क्षेत्र में इतिहास रच गए।
मेहनत और अथक प्रयासों की बदौलत मीरा मिश्रा कौशिक को मिली अनगिनत सम्मान, जो उनकी कला साधना को दे गए नए आयाम। 1, good, 2, 3, 4. Our work with community which holds us together, whether we are in a school or in a community center or outdoor or working in a hospital. Here you have audiences on your face who are suffering, who are recovering, and just being part of the process of recovery is one of the greatest experience what we have. बहुत बहुत स्वागत मीरा जी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया समीना जी। मुझे ये बताइए कि बेलग्रेड में आपका जन्म होता है, फिर आप इंडिया आ जाती हैं और हिंदुस्तान में फिर आपकी पढ़ाई लिखाई होती है, तो कुछ उस वक्त की बात बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए ताकि मेरी ऑडियंस आपसे परिचित हो सके। मेरे पिता एक सरकारी अफसर थे और अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद में उनकी पोस्टिंग बेलग्रेड जो आजकल सर्बिया में है, उन दिनों युगोस्लाविया था, तो उसमें हुई थी और मेरा जन्म मैं अपने माता पिता का पहला बच्चा थी। हम लोग कुछ सालों के बाद में यूरोप से वापस आ गए भारत, तो जब वो लौटे तो फिर हम लोग सब दिल्ली में आके बस गए। लेकिन उससे पहले मेरा बचपन एक कस्बे में कटा जिसका नाम हरदा था, मध्य प्रदेश में जी। तो मैं आज तक वो उसी कस्बे की लड़की हूँ, टाउन गर्ल, एंड आई लिव एल्सवेयर। ऑल इंडिया रेडियो से बचपन से ही जुड़ गई आप? जी हाँ, काफ़ी शैतान किस्म का बच्चा थी मैं। लेडी अवेन स्कूल में पढ़ती थी और मेरी माँ को लगा कि मुझे कुछ अच्छी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। तो मुझे थिएटर करने भेजा गया, म्यूज़िक करने भेजा गया और उसके साथ ऑल इंडिया रेडियो भी हो गया, क्योंकि लोग मंडी हाउस जो है यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो बच्चों का कार्यक्रम और उसके बाद में फिर युवाणी, और युवाणी से फिर प्रमोशन होकर के दूरदर्शन, और जो भी कुछ हो रहा था आसपास, जिसके पास भी काम था वो लोग हम लोग को बुला लेते, तो हम बहनों का कार्यक्रम, महिलाओं का कार्यक्रम, और कोई सा भी कार्यक्रम होता था वो सब आराम से करना शुरू कर देते। साथ ही साथ आपने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली? मेरी माँ का प्रयास था कि थोड़ा बहुत संगीत मैं सीख लूँ, तो जहाँ भी ओरिजिनल काम करने का मौका था, जैसे थिएटर, विजुअल आर्ट, सोचने का और सपने देखने का जो काम था, ख्वाब देखना जिसे आप कहते हैं, उस काम में मैं बहुत अच्छी थी। अच्छा। So I went into theatre, into creative work, and of course now I'm in dance. यूके जाना कैसे हो जाता है और फिर आप वहाँ पर फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करती हैं? हाँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब यादें आप पीछे मुड़ के देखते हैं, तो जो बड़े बड़े खरबूजे थे वो समय के साथ संतरा लगने लगते हैं और फिर समय के साथ संतरे नींबू लगने लगते हैं। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी ज़िंदगी में उस समय, वो आज पीछे देखकर बहुत छोटी छोटी लगती हैं। लेकिन मैं इंग्लैंड अपनी शादी के बाद गई। अच्छा। और मेरी शादी जो है वो मेरे एक पुराने मित्र के साथ हुई, जिनसे मैं दूरदर्शन पे ही मिली थी, जो कि सरकारी, उन दिनों सिर्फ दूरदर्शन ही था। तो मेरी अपने पति से, नरेश कौशिक से मुलाकात उन दिनों वो दिनमान में काम कर रहे थे, यही हुई थी। सो 5-6 साल बाद जब समय आया तो घर वालों ने जो है सब लग करके हम लोगों का ब्याह करा दिया। तो मैं लंदन पहुंच गई BBC से जुड़ करके, और लेकिन जाहिर है कि क्योंकि मैं रेडियो टेलीविज़न कर रही थी यहाँ पर, तो पति पत्नी दोनों एक संस्था में काम नहीं कर सकते। तो मुझे ये सोचना पड़ा कि अब मैं करूँगी क्या। मैं पहुँची हूँ और उसके करीब 82 में मिसेस गांधी का फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो पहला था वो हो रहा था, और वहाँ जा कर के अचानक मुझे लगा कि अरे मैं तो इन सबको जानती हूँ। जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 15-16 साल की उम्र से मंडी हाउस घूम रही थी, एंड आई न्यू एवरीवन। सो आई कॉन्टेक्टेड द फेस्टिवल ऑफिस एट कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट एंड आई आस्क्ड देम दैट लिसन आई एम हियर एंड आई कैन बी यूजफुल बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ देम। तो उन्होंने मुझे तुरंत फेस्टिवल के कोऑर्डिनेटर की नौकरी दे दी। अरे वाह। क्योंकि वो लोग खुद बहुत परेशान थे और सोचते थे कि कैसे भारतीय कलाकारों के साथ में
वो लोग निभाएंगे और कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं वो अच्छा वो बीच का मेरा जो ब्रिज बन गई मैं, बिल्कुल पुल था। और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि उस मौके पर पंडित रविशंकर ने उसको फिनाले उस फेस्टिवल का किया था। और भारत से अलरमेल वल्ली से लेकर राधा राजा रेड्डी और बहुत सारे कलाकार, राजीव सेठी की अदिति पहली बार आई थी और मैं कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट में बेस्ड थी, तो सब घर था। और उसके बाद में मेरा घर उस देश में हो गया और वो देश मेरा घर हो गया। बहुत प्यारी सी बात। एकेडमी से आप जुड़ी, ये कब होता है और कैसे होता है? नृत्यों से मेरा संबंध बहुत करीबी नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में नृत्यों की तैयारी जो है एज ए मैट्रिमोनियल क्वालिफिकेशन कराई जाती थी। उन दिनों तो होती थी कि लड़की क्या क्या करती है, तो लड़की गाती भी है और नाचती भी है वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा छऊ के अलावा कुछ सीख नहीं पाई। छऊ भी इसलिए करती थी क्योंकि वो मुझे मेरे थिएटर के काम में मदद कर रहा था। लेकिन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बाद में मेरा एक बेटा हुआ और मैं अपने लिए, क्योंकि ब्रेक थी, उसके बाद में मैं अपने लिए ढूंढने लगी अपनी मंजिल, बेहतर प्लेटफॉर्म। तो उस तलाश में मैं एक विमेंस ग्रुप के साथ जुड़ गई, लेकिन मेरा मन जो था वो कला और संस्कृति में ही था। ये जो ग्रुप था ये एक्टिविस्ट का था, विमेन एक्टिविस्ट? हाँ, ग्रीनिच नाम की एक जगह है, एशियन विमेंस ग्रुप, उसमें मैंने नौकरी की। लेकिन वो मेरे घर से बहुत दूर था वो विमेंस ग्रुप। तो एक दिन अचानक एक संस्था थी, एकेडमी ऑफ इंडियन डांस, ये नाम था। तारा राजकुमार नाम की एक बहुत सुंदर डांसर ने उसको एस्टेब्लिश किया था, जो मेरे घर के बहुत पास थी। और उसमें एक वैकेंसी आई डायरेक्टर की, और मैंने सोचा कि घर के पास से पैदल चल के चले जाएंगे, तो अप्लाई किया। तो उस मौके पर उस बोर्ड ने ये तय किया कि हम लोग किसी नृत्यांगना को नौकरी नहीं देंगे, और मेरे अलावा बाकी सब नृत्यांगना ही थी या नर्तक थे जिनका इंटरव्यू हो रहा था। तो कायदे से जो है बस मेरी लॉटरी खुली और मैं इस नौकरी में पहुंच गई। लेकिन क्योंकि मैं डांसर नहीं थी, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में भारतीय नृत्यों के साथ काम करती, हर रंग के साथ आप अपने आप को जोड़ पाई आराम से। बिल्कुल, हर फॉर्म के साथ आप अपने आप को जोड़ पाई। हर फॉर्म, और उस हर फॉर्म का एक जो है मतलब क्लासिकल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, कंटेम्पररी, फोक एंड कमर्शियल, एनीथिंग व्हिच इज डन विद एक्सीलेंस। कुछ आपके अपने हैं मीरा जी जिन्होंने आपके आज तक के सफ़र को देखा है, मैं चाहूँगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें ज़रूर दें। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि भाई हम आपके बहुत पुराने मुरीद हैं, दोस्त तो हैं लेकिन मुरीद ज़्यादा हैं। यूरोप को और उसकी कम से कम 2 पीढ़ियों को भारतीय ललित कलाओं, भारतीय नृत्य, संगीत, कला और दूसरी विधाओं, रंगमंच आदि के से एक नए रूप में और एक आधुनिक रूप में परिचय कराने का काम आपने किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस माध्यम से एक नया पुल भी बनाया है दोनों देशों, दोनों संस्कृतियों के बीच में, पूरी यूरोपीय संस्कृति के बीच में, यूके की संस्कृति के बीच में और भारत की संस्कृति और उपसंस्कृतियों के बीच में। मैं इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मीरा कौशिक इज़ ए वेरी डायनामिक लेडी. It was in 1970 when I was in London. One Mohini Attam and Kathakali dancer by name Tara Rajkumar was working at Bharati Vidya Bhavan. It was her brainchild academy, and through this institution she started organizing number of programs of Indian classical dance form, and it became a forum for exchange of various ideas on Indian culture. I congratulate Meera Kaushik ji for her wonderful work,
and may she continue and encourage as well as establish academy on the greater artistic height. क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए मीरा जी कि आपकी जो ये एकेडमी है जिसमें आप काम कर रही हैं, इसमें आपने बाकायदा BA ऑनर्स डांस का एक कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे मैं और मेरी ऑडियंस भी। एकेडमी एक छोटी सी संस्था है। 60 के दशक में जब ईस्ट अफ्रीका से गुजराती जब आए इंग्लैंड में, ईदी अमीन ने जब उनको निकाला, तो वो सब गुजराती देश की आम जनता बन गए। तो वो सब राजा महाराजा और पैसे वाले जो रईस लोग थे वो तो एक शहर के बीच में रह गए। फिर उन लोगों ने आ करके और इंग्लैंड को अपना घर बनाया और आम जिंदगी जीने के लिए उन्होंने अपना लोक साहित्य, लोक कलाएं, गरबा, डांडिया, ये सब करना शुरू किया। बीच में पंजाबी भी आ गए। तो उन सब के बीच और उन लोगों ने जो है भारतीय कलाओं का अभ्यास शुरू किया। अच्छा। तो उस अभ्यास में ये हुआ कि जगह जगह से गुरु आ गए और उन्होंने अपनी क्लासेस, टीचर्स थे, उन लोगों ने अपनी क्लासेस शुरू कर दी। सब अपने अलग अलग शहरों घरानों से सीख कर आए थे। तो उन सब को बैठा करके एक दिन ये प्रोजेक्ट बनाया मैंने कि वी हैव टू हैव अ कंसेंसस ऑफ क्राइटेरिया। तो वो कंसेंसस ऑफ क्राइटेरिया के बाद हैविंग अ कंसेंसस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड we created a syllabus and that syllabus was then offered to Imperial Society of Teaching of Dance, ISTD। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से वो जुड़ी? नहीं, वो पहला स्टेप था for up to 18 year olds। अच्छा। जैसे हमारे प्रयाग संगीत में आज ISTD पूरी दुनिया में जो है वो जगह जगह जो है प्रचलित है और भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है उस ISTD में होते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, घर का हर बच्चा ISTD कर रहा है, जैसे भातखंडे, प्रयाग संगीत समिति वगैरह होते हैं, लेकिन उन 100 में से कोई 2 शायद सीरियसली लेना चाहेंगे। So for trained classical Indian dancers, I decided to create a master's, not master's, a BA honors course, which was implemented at Contemporary Dance Trust. So University of Kent का था वो। अच्छा। तो और वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था मेरा। वहाँ की जो ऑडियंस थी, आप उससे अपने आप को किस तरह से रिलेट कर पाई? ख़ास तौर से अगर मैं थीम्स की बात करूँ, जो प्रोजेक्ट्स आपने किए और जो आपका थॉट प्रोसेस रहा उसको लेकर। देखिए, भारतीय कलाएं जो हैं वो जितने भी हम लोग आमतौर पर जो सीखने बच्चे जाते हैं वो उनके माता पिता उनको कभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं भेजते। बहुत कम जगह पे ऐसा होता है जहाँ की शुरू से माता पिता ये सोच रहे हैं। तो जो नृत्य है और संगीत है वो या तो स्टूडेंट्स करते हैं या हाउसवाइफ्स करती हैं, जो बच्चे संभाल रही हैं और साथ में वो अपनी प्रैक्टिस करती हैं। तो उसके क्योंकि वो फुल टाइम नहीं है, इंटेंस नहीं है, और उसके अलावा जो है हमारे यहाँ क्योंकि जो ट्रेनिंग जो है वो कलाक्षेत्रा है, कथक केंद्र है, कुछ एक है संस्थाएं हैं जो कि डांस स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारे रिलीज़ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो हैं वो नहीं करते। तो वो पूरा काम जो है उससे एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ। जो क्वालिटी है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, और लोग बहुत मेहनत करते हैं जो करते हैं, और जो विदेशों में आते हैं, हम लोग का जो मेरे कलाकार जो वहाँ रह रहे हैं इंग्लैंड में, उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही यहाँ के कलाकार हैं। तो जो यहाँ होता है वही वहाँ वो भी वही करते हैं। वो लोग जो लोकल बैले और कंटेम्प्रेरी डांस, जिस लेवल की फिटनेस है लोगों की, जिस लेवल की इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं लोग, जिस तरह के सोच के साथ में क्रिएट करते हैं, वो आमतौर पे कहीं कहीं छूट जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कलाकारों का जो विकास है और नृत्य कलाकारों का विकास है, उसके बारे में हम लोगों को अब समय आ गया है कि हम लोग बहुत जगह जगह ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। कुछ एक लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो स्तर है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की बात करें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अब फ़िलहाल सोच में एक बदलाव की ज़रूरत है
एक ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो नए ज़माने के साथ एक नई चेतना का प्रसार कर सके, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सोच तो बदलती रहती है हमेशा, हम लोग जो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि सोच सही हो और सोच कलाकारों के पक्ष में हो और कलाकारों के उत्थान के लिए हो। क्योंकि कलाकार जो हैं वो जो 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 ज़हीन कलाकार हैं, जो वो अपने काम में ही लगना चाहते हैं और काम करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते हैं। मैं ज़ाहिर है कि इंग्लैंड में रहती हूँ, इंग्लैंड वहाँ की सरकार जो है वो उसमें इन्वेस्ट करती है हमारे काम में, और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है 40 साल का। तो मैं जो आज कर पा रही हूँ उस इन्वेस्टमेंट के कारण भारतीय परंपराओं को का विकास जो है वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में कर पा रही हूँ। लेकिन कलाकार जो वहाँ रह रहे हैं वो हमेशा पीछे देखते हैं, हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है भारत में है। और बहुत ज़रूरी है कि ये मैं दोबारा कह रही हूँ कि अपने को इस देश में एक नेशनल स्कूल ऑफ डांस चाहिए, जो कि यहाँ से दूर हो, एक ऐसे प्रांत में हो जहाँ बहुत हलचल नहीं है और लोग सिर्फ 2 साल रगड़ के काम करें और फिर आके अपना काम दिखाएं। उससे हम सब का जो विजन ऑफ द एंड प्रोडक्ट जो है वो बदलेगा और पूरे देश में, पूरे विश्व में हम लोग अलग तरह से देखे जाएंगे। और वहाँ हर तरह के नृत्य की तालीम दी जाए, शिक्षा दी जाए? नहीं, उसमें सब नृत्य सीखे हुए लोगों को आना होगा। हाँ। नृत्य नहीं, लेकिन नृत्य सीखने के बाद में जो नृत्य करने का जो प्रोफेशन है, हाँ, उसमें किस तरह से आप अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर रखें, हाँ, एज अ मार्क ऑफ क्वालिटी, एक्सीलेंस। बिल्कुल। आपके कुछ और अपने हैं मीरा जी, उनकी राय देखते हैं, फिर आप ज़रूर उनके लिए कुछ कहिए। आइए देखते हैं। One of the people who's impressed me most is Meera Kaushik. She worked in London. Now London is a vast city. There are lots of Indian artists there, and it's very difficult to get any kind of concentrated attention. But Meera, who was originally, I think, a dancer, gave up her career, focused on a organization called Academy, which she was in charge of, and used that academy to give shape to the entire cultural scene in London. She made dance, particularly Asian dance, not just Indian dance, into something that everyone talked about. It was even invited to the parliament. I think she's a woman of immense ability, immense imagination, and immense vision. I wish her luck. मीरा जी का नाम लेते ही एक खिलखिलाता हुआ चेहरा सामने आता है। ये मुझे 70 के दशक में जो दिल्ली का माहौल था, सांस्कृतिक माहौल, उसकी याद दिलाता है। देर रात तक चलते हमारे संगीत के कार्यक्रम, हमारे नृत्य के कार्यक्रम, NSD के सारे नाटक, और फिर बंगाली मार्केट के चाट, स्टेट एम्पोरिया के चक्कर, ये सभी एक जो माहौल था उस समय वो बहुत ही मज़ेदार था। इसी का एक अंश मीरा जी आपने UK में जाके इसका बीज बोया है, ख़ासकर हमारे नृत्यों के माध्यम से। नृत्यों का जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनको वहाँ के पानी, वहाँ की खाद से सींच के आपने उनके परिवेश में ढाला है, और आज जो हमारे नृत्यों का वहाँ स्वरूप है उसका बड़ा श्रेय आपको ही है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप अपने कार्य में को आगे बढ़ाती रहेंगी और हमारे जो रूट्स हैं भारतीय सभ्यता के, उसको वहाँ विस्तृत करती रहेंगी। हेलो मीरा जी, रियली लवली टू सी यू अगेन। क्योंकि आपको तो याद ही होगा हम जब मिले थे पहली बार, मैं बस उस समय लंदन पहुँची थी और एज डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया था नेहरू सेंटर, और आप मुझसे मिलने आई थी। और मुझे अभी तक याद है कि आपने आपकी जो ट्रेडमार्क साड़ी है वो पहन रखी थी, बड़ी सी बिंदी लगा रखी थी, एंड आई वाज रियली स्ट्रक बिकॉज मुझे लगा कि वाओ, यहाँ लंदन में रह के भी आप इतने इंडियन तरीके से ड्रेस करती हैं, बातचीत, व्यवहार, सब कुछ ही आपने इतने सालों लंदन रहने के बाद भी बिल्कुल ही भारतीय तौर तरीका आपने रखा हुआ था। और आई रिमेंबर मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी आपसे। ये जो आपकी भारतीयता जो आपके काम में निहित है उसको आप हमेशा कंटिन्यू करेंगी,
और यू विल कीप मेकिंग ऑल ऑफ अस वेरी प्राउड ऑफ यू। कैसा लगता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमिंग अप प्रोजेक्ट्स क्या हैं जो आप चाहती हैं कि शख्सियत के माध्यम से लोग उसे जान सकें? हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर भारत इसलिए आई हूँ कि मैं उसने कहा था कहानी का मंचन करने जा रही हूँ। और ये कहानी आज से 100 साल पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये इंग्लैंड में जो है कमेमोरेशन हो रहा है इसका, और 60,000 हिंदुस्तानी सैनिक इसमें मारे गए थे। तो हम लोग की जो कहानी है लहना सिंह के माध्यम से, इट्स अ लव स्टोरी बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, जो है कई दसियों साल से जो है हम लोग के जहन में है ये कहानी। और इस कहानी को लेकर मैं एक शो कर रही हूँ, प्रोडक्शन कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल है, और मैं चाह रही हूँ कि उसको लेकर के भारत आऊँ। और अगला साल जो है वो इंडो ब्रिटिश ईयर ऑफ इंडो ब्रिटिश फ्रेंडशिप है, 70th एनिवर्सरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड 100 years of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर which sort of really finishes at our end. तो इस मौके पे मैं जो है ये जॉइंट प्रोडक्शन है, यहाँ से कुछ कलाकार हमारे साथ आके काम करेंगे और फिर हम उस काम को यहाँ लाएंगे और फिर वापस ले जाएंगे। तो फिर आपकी पसंद का चलते चलते एक गीत भी आप बता दीजिए जो मेरी ऑडियंस सुन सके, आपकी पसंद का कोई एक फिल्मी गीत जो आपको याद आता हो। मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे, निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। तो मीरा जी आज आप शख्सियत में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।